हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर 2 की इंट्रोडक्शन। यानी कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, खासकर 2.1 एक्सरसाइज में उससे संबंधित कुछ मुख्य बातें। सबसे पहली बात कि जो चैप्टर है हमारा वो है बहुपद। बहुपद कहने से हमें क्या बात समझ में आती है? बहु यानी बहुत सारे, पद यानी जो चीज़ें हमें दी गई हैं। अगर हमें कोई भी, हम मानकर चले उदाहरण के तौर पर ऐसा कोई समीकरण दिया गया है, अब इसमें प्लस से पहले एक पद है और प्लस के बाद दो पद है, तो ये हमारे पास एक बहुपद है। इसी तरीके से अगर हम कोई और ले लें, इसके अंदर भी एक पद है, यहाँ तक दूसरा पद है और ये तीसरा पद है, तो ये भी हमारे पास एक बहुपद है। ये हमने उदाहरण के तौर पर दो समीकरण लिए हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो बहुपद की कैटेगरी में आती हैं। अब ये जो बहुपद है, बहुपद की अगर हमें कोई आसान पहचान करनी हो कि बहुपद में क्या होगा, बहुपद के अंदर बहुत सारे पद होंगे और हर एक बहुपद की कोई ना कोई घात होगी। किसी भी बहुपद के लिए कोई ना कोई घात अवश्य होगी। जैसे यहाँ पर 2 चल रहा है और एक x चल रही है, चर संख्या यानी जो बदलती रहती है। अब यहाँ पर 3 का मतलब 3 है, 5 का 5 है, इनका स्थान कोई और नहीं लेगा, लेकिन x का स्थान कोई और संख्या ले सकती है। तो ये हमारे पास x जो है वो एक चर संख्या है। इन चर संख्याओं की जो सबसे उच्चतम घात है उसे ही, जो भी चर संख्याओं की सबसे उच्चतम घात है उसे ही बहुपद की घात लिया जाता है। किसी बहुपद की घात क्या होगी? जो भी उसके लिए सबसे बड़ी घात चल रही है, जिस भी बहुपद में हम ले रहे हैं उसमें x या y जो भी हमारे पास चर संख्या है, उस चर संख्या की सबसे बड़ी घात को ही लिया जाएगा बहुपद की घात। यदि हमें ये पहचान करनी हो कि किस चीज़ को बहुपद नहीं लिया जाता, कोई बहुपद है या नहीं है, उसके लिए हमारे पास क्या पहचान है? सबसे पहली बात, हम इसका व्यापक रूप या इसका मानक रूप अगर लिखते हैं तो हमारे पास बहुपद लिखा जाता है a0 xn, a1 x की n-1, a2 x की n-2, इस प्रकार से लास्ट में आ जाता है an। अब यहाँ पर ये जो a0, a1, a2 से हम प्रदर्शित कर रहे हैं, ये सारी की सारी वास्तविक संख्याएं हैं। जो हमारे पास गुणा में लिखे जा रही हैं वो सारी की सारी क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। इन्हें हम गुणांक भी कहते हैं। किस टाइप की होंगी? वास्तविक संख्याएं होंगी। और है क्या? ये गुणांक है। x की n का गुणांक a0 है। अब इस वाले स्टैंडर्ड में अगर हम देखें, गुणांक अगर हम ले रहे हैं x की n का तो वो a0 है, इसकी गुणा में ये अंक आ रहा है। इसी तरह से x की n-1, इसका गुणांक लिया जाए तो a1 है। इसी तरह से यहाँ पे x की n-2, इसका गुणांक लिया जाए तो a2 है। गुणा वाला अंक, किसी भी चर संख्या की गुणा में जो अंक लिखा गया है वो उसका गुणांक है। इसकी गुणा में ये है a0, इसकी गुणा में है a1, इसकी गुणा में है a2। इसे अगर हम उदाहरण से समझें, जैसे हमने ये ऊपर इक्वेशंस लिखी थी, अब यहाँ पर अगर हम x का गुणांक लिखते हैं तो x की गुणा में कौन सा अंक चल रहा है? 3। इसी तरह से यहाँ पर इस दूसरे समीकरण में यदि हम x का गुणांक लिखते हैं तो x की गुणा में क्या चल रहा है? 5। अगर हम x की 2 का गुणांक लिखते हैं तो इसकी गुणा में क्या चल रहा है? 3। गुणांक यानी किसी चर संख्या की गुणा में कौन सा अंक लिखा गया है वो उसके लिए गुणांक है। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो x की n के लिए a0, x की n-1 के लिए a1, x की n-2 के लिए a2। अगर हम, ये जरूरी नहीं है कि सारे प्लस के निशान होंगे। मान लीजिए यहाँ जो निशान चल रहे हैं वो माइनस के चल रहे हैं, तो अगर यहाँ पर हम x का गुणांक लिखते हैं तो x का गुणांक इसके निशान के साथ यानी कि -4/3 लिखा जाएगा। जो भी हमारे पास बहुपद दिया गया है उसमें जो भी चर संख्या चल रही है, उस चर संख्या के लिए जिसके लिए पूछा गया है उसकी गुणा वाला अंक उसका गुणांक है। x की n के लिए पूछा तो ये हो गया, x की n-1 के लिए पूछा तो ये हो गया। ऐसे ही यहाँ पे x की 2 के लिए पूछा अगर गुणांक, तो इसका गुणांक कितना हो गया है? 5। जिसका गुणांक पूछा गया है उसके पहले जो अंक गुणा में चल रहे हैं अपने निशान के साथ वो लिए जाएंगे।
अब हम बात कर रहे थे कि बहुपद होने के लिए क्या है जिसको हम बहुपद नहीं मानेंगे। बहुपद है जिसमें बहुत सारे पद चल रहे हैं, लेकिन उसके अंदर किसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। हमें कैसे पता लगेगा कि जो बहुपद हमें समीकरण कोई भी दिया गया है उसको हम बहुपद माने या नहीं माने। तो उसके लिए देखिए क्या जरूरी है, जो भी चर संख्या है उस चर संख्या की घात कैसी होगी, या तो 0 या 1 2 3 4 इस तरह से संख्याएं होंगी। यानी कि या तो घात में 0 चलेगा चर संख्या की, या फिर प्लस वाले धनात्मक जो पूर्णांक हैं वो चलेंगे। ना ही वो बिंदुओं में चलेगी, दशमलव में नहीं होगी, ना उसके ऊपर वर्गमूल होगा, और ना ही जो हमारे पास माइनस वाली संख्याएं हैं वो आएंगी, वो नहीं होंगी। जो चर संख्या की घात है वो केवल और केवल 0 या फिर जो धनात्मक पूर्णांक है 1 2 3 4 5 6 उनमें से हो सकती है। यदि यहाँ x की -1 लिख दिया जाए तो ये बहुपद नहीं है, या यहाँ पर x के ऊपर वर्गमूल का निशान आ जाए तब भी ये बहुपद नहीं है। जो भी हमारे पास चर संख्या है, यानी जो x या y जिसके अंदर भी हमारे को समीकरण दिया गया है उसकी घात या तो 0 या 1 2 3 4 कोई पूरा नंबर हो सकती है। ना ही वो माइनस में होगी, ना ही वो वर्गमूल में होगी, ना ही वो बटे में होगी। अगर इनमें से कुछ भी होता है तो उसे बहुपद नहीं माना जाएगा। जो हमारी ये संख्या है ये कैसी भी हो सकती है, ये तो वास्तविक संख्याएं बताई हैं हमने, इन पर कोई कंडीशन नहीं है। ये बटे में भी हो सकती है, इन पे वर्गमूल का निशान भी हो सकता है, उस चीज में हमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सिर्फ और सिर्फ पहचान क्या रखनी है कि जो चर संख्या की घात है वो 0 1 2 3 4 इनमें से कोई होगी, या 5 6 गिनती हमारी आगे तक चल रही है, कितने भी बड़ा अंक हो सकता है, लेकिन ना तो वो दशमलव में है, ना ही वो भिन्न के रूप में है, ना ही वो वर्गमूल के रूप में है। तो इस तरह की संख्याएं जो हैं वो x की घात नहीं होंगी। इस बात पर आपको ध्यान देना है। तो जो हमारे पास बहुपद हैं उनके व्यापक रूप से हमने समझ लिया कि जो बहुपद हुआ, जैसे हमने इसकी जो जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है उसे एक बार दोबारा लिखते हैं। ये जो भी हमारे पास बहुपद चल रहा है इस बहुपद को आगे अलग अलग वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे हम इसको कह सकते हैं एक पदी है, या हम इसको द्विपदी कह सकते हैं, या त्रिपद हो सकता है। यानी कि जितने पद बहुपद में चल रहे हैं उसके आधार पर, जैसे अगर हमने लिख दिया 5x, अब ये एक अकेली टर्म है, इसके साथ और कोई संख्या नहीं है, 5x एक ही पद है, तो ये किस में आ जाता है, एक पदी में आ जाता है। इसी तरह से अगर इसके साथ कोई और हमारे पास आ जाए, अब ये हम जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो घटते क्रम में ही लिखते हैं, अगर ऐसे घटते क्रम में नहीं दे रखा तो हम उसको पलट कर लिख लेंगे। तो जो हमारे पास जो चीज दी गई है जिसमें दो टर्म्स हैं, ये प्लस से पहले एक है, प्लस के बाद दूसरी है, ये किसका उदाहरण हो जाएगा, द्विपद का, यानी जिसमें दो पद हैं वो द्विपद है। इसी तरह से अगर जिसके अंदर तीन पद हैं, जिसके अंदर तीन पद हैं, माइनस से पहले एक पद, प्लस माइनस के बीच में दूसरा और उसके पीछे तीसरा, जिसमें तीन पद हैं उसको त्रिपद या त्रिपदी कहा जाता है। तो जितने पद होंगे उसके आधार पर हम बहुपद को लिख सकते हैं। दो तरह से इसकी कैटेगराइजेशन चल रही है, एक तो है कितने पद हैं इस आधार पर, और दूसरी जो कैटेगरी चल रही है बहुपद की वो है घात के आधार पर। बहुपद की कितनी घात है उसके आधार पर भी वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे अगर हम इसको घात के हिसाब से देखते हैं तो या तो हमारे पास बहुपद की घात है 1, या फिर बहुपद की घात हो सकती है 2, या फिर बहुपद की घात हो सकती है 3। इस तरह से कितनी भी घात हो सकती है। हमने कुछ के नाम रख दिए हैं, जैसे घात 1 है तो हम उसको कहते हैं रैखिक बहुपद, एक घात होने पर रैखिक बहुपद, दो घात होने पर द्विघाती, दो घात है तो द्विघाती, तीन घात है तो त्रिघाती। जितनी घात है उसके आधार पर, आगे भी है, बाकी सभी बहुपद की कैटेगरी में तो है ही, बहुपद तो ये सारे ही हैं,
हमने सिर्फ घात के आधार पर कुछ को नाम दे दिया है स्पेशल, कि जिसकी घात 1 है वो रैखिक है, जिसकी 2 है वो द्विघाती है, जिसकी घात 3 है वो त्रिघाती है। तो इस आधार पर भी हम ले सकते हैं। यानी बहुपद का वर्गीकरण 2 आधार पर चल रहा है। एक तो ये कि उसके अंदर कितने पद हैं, 1 पद है, 2 पद है, 3 पद है, या फिर दूसरी चीज कि उसकी घात कितनी है, 1 घात है, 2 घात है या 3 घात है। तो दोनों तरीके से बहुपद जो है वो आपको ध्यान रखनी है कि बहुपद में क्या क्या दिया गया है और क्या उसके बारे में पूछा जा रहा है।